आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21। आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पर्यावरण प्रदूषण। प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, और यदि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लिए तो मेरा ये दावा है कि एक भी प्रश्न इससे बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस पूरे टॉपिक को संपूर्ण व्याख्यात्मक हल के साथ फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, मैं सबसे जो मेरा पहला जो पर्यावरण प्रदूषण में जो पहला मैं जो बिंदु लेके आया हूँ चर्चा का, वो मेरा है पहला पॉइंट है, पहला बिंदु मीथेन गैस। तो वास्तव में मीथेन गैस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मीथेन गैस कौन सी गैस है, कई बार आता है परीक्षा में कि मार्स गैस क्या है, यही पूछा गया है। तो मार्स गैस कौन सी गैस है? तो वास्तव में जो मार्स गैस है उस मार्स गैस मीथेन गैस को कहते हैं। और या कभी कभी पूछा जाता है कि दलदल स्थान पे पाए जाने वाली गैस का नाम बताइए, तो मार्स गैस के नाम से या दलदल स्थान पे पाए जाने वाली गैस का क्या नाम है, तो आप मीथेन नाम लेंगे। और वास्तव में मीथेन पे और ज़रा ध्यान दें आप। जैसे ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में एक चीज़ और आया है कि जैसे जब पशु जो जुगाली करते हैं तो उनके जो जुगाली से निकलने वाली गैस है वो कौन सी गैस होती है? तो पशुओं के मुख से जब जुगाली करते हैं तो उनसे निकलने वाली जो गैस होती है वो मीथेन गैस होती है। एक चीज़ और यहाँ आप ध्यान दें, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह भी प्रश्न आया हुआ है। मैं देखिए जो भी इसमें इस टॉपिक में पूरी चर्चा करूँगा, सारे आल टू आल क्वेश्चन एक बार, दो बार, 10 बार पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बकवास वाला। इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि नहीं, पशुओं की जो जुगाली जो पशु करते हैं तो उनसे जो निकलने वाली गैस होती है वो मीथेन गैस होती है। और मार्स गैस मीथेन गैस को कहा जाता है, दलदल गैस मीथेन गैस को कहा जाता है। और एक आता है बायोगैस के अवयव बताइए। जो गोबर गैस होती है ना, उसका मेन अवयव कौन है जो जलने का काम करता है? तो मेन अवयव उसमें मीथेन ही होती है, यानी बायोगैस के मुख्य अवयव। कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो आप बताएंगे बायोगैस के मुख्य अवयव मीथेन होते हैं, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब कौन कौन होते हैं? CH4, H2S, CO2 ये 3 गैसें जो हैं ये बायोगैस के मेन अवयव हैं। और एक बार देखिए मीथेन से और बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं। जैसे देखिए ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदारी, एक चीज़ ध्यान देना, जो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वैश्विक तापमान यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो जिम्मेदार बहुत सारी गैसें, उन गैसों में मीथेन गैस का भी नाम आता है। तो याद रखना, मीथेन गैस एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, यानी पर्यावरण का टेम्परेचर बढ़ाने वाली गैस है, गर्म गैस के नाम से जानी जाती है। और बात कर लेते हैं, देखिए जो धान का खेत होता है, प्रायः दलदली ज़मीन जो होती है, या आप जानते हैं कि धान का खेत दलदला होता है। जो दलदली ज़मीन होती है उस दलदली ज़मीन में प्रायः आप देखेंगे कि जो है मीथेन गैस पाई जाती है। यानी पुआल हो चाहे धान का खेत, उसमें जो पाए जाने वाली गैस होती है वो आपकी जो है मीथेन गैस होती है। तो इस तरीके का आपने देखा कि मीथेन गैस से तत्संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए उसकी मैंने चर्चा कर दिया। यानी बायोगैस एक मीथेन गैस एक मार्स गैस है, दलदली गैस है, और वास्तव में ये एक ज्वलनशील गैस है। प्रायः जो पशु जुगाली करते हैं उनके जुगाली से निकलने वाली गैस का नाम मीथेन गैस है। और आपने देखा धान के खेत में पाए जाने वाली जो गैस है वो मीथेन गैस है। अब आइए हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है अम्ल वर्षा। तो वास्तव में देखिए यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अम्ल वर्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को मैं अब तक आपको एक्सप्लेन द्वारा बता रहा हूँ। देखिए वास्तव में अम्ल वर्षा क्या है? तो देखिए अम्ल वर्षा का मतलब होता है, अम्ल को आप जानते हैं यानी तेजाब वाली वर्षा, अम्ल वर्षा। देखिए अम्ल वर्षा की सबसे पहले तो आपको जिम्मेदार गैसों को जानना होगा। तो अम्ल वर्षा की जो जिम्मेदार गैस है वो मात्र 2 गैसें होती हैं। एक SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और एक NO2 होता है। होता क्या है कि वास्तव में इनका स्रोत क्या है? अब कई बार तो परीक्षा में यही पूछा गया है कि भाई जो आपकी जो है अम्ल वर्षा की जो जिम्मेदार गैसें हैं उनके स्रोत क्या हैं? तो यही औद्योगिक कल कारखानों की चिमनियों से जो निकलने वाले जो आपके धुएं के साथ या जो चीज़ें होती हैं, यानी औद्योगिक कल कारखानों के द्वारा जो निकलने वाले धुएं हैं, ये आपके वायुमंडल में जा करके NO2 या SO2 का जो है औद्योगिक कल कारखानों के द्वारा निकलने वाली चिमनियों से ये जो है धुएं के रूप में
NO2 SO2 बाहर रहता है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि अम्ल वर्षा की जिम्मेदार 2 गैस SO2 NO2 हो गया। और एक चीज़ ध्यान देना है, तो होता क्या है, ये SO2 NO2 वायुमंडल में छाई रहती हैं और जैसे ही बारिश होती है तो वो SO2 NO2 पानी के साथ क्रिया करके जो है अम्ल बनाने का काम करती हैं, यानी SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है और NO2 नाइट्रिक अम्ल बना देती है। जैसे ये बारिश के माध्यम से ये ज़मीन पे यानी पृथ्वी पे पड़ती हैं तो ये समस्त जो है जैसे प्लांट हुए या छोटी छोटी जो वनस्पतियाँ हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। यानी लोग कहते हैं तेजाब की बारिश हो गई, अम्ल वर्षा हो गई, सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा अगर एसिड रेन होती है तो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो पहली बात तो कई बार परीक्षा में है जिम्मेदार गैस कौन है, तो SO2 NO2 है। इसके स्रोत क्या है, औद्योगिक कल कारखाने हैं, चिमनियाँ हैं, इन्हीं के द्वारा ये गैसें अधिकांश मात्रा में निकलती है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, जो देखिए अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आए हैं, जैसे कि सबसे पहले अम्ल वर्षा किस देश में हुई, तो यह भी प्रश्न आया हुआ है प्रतियोगी परीक्षा में। तो सर्वप्रथम अम्ल वर्षा जो होती है वह स्वीडन में होती है। सर्वाधिक वर्षा, अभी कई बार आप परीक्षा में पूछा कि सर्वाधिक जो अम्ल वर्षा होती है वो दुनिया में कहाँ पे होती है, किस जगह पे होती है, तो वो सबसे ज़्यादा नॉर्वे में होती है ये चीज़। और एक चीज़ ध्यान देना कि जो आगरा के ताजमहल को मथुरा के तेल शोधक कारखाने से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो आगरा के ताजमहल का जो मार्बल है ना, वो जैसे ही जब वहाँ पे जो मथुरा का तेल शोधक कारखाना है, उस तेल शोधक कारखाना से SO2 NO2 ये 2 गैसें निकलती रहती हैं। जैसे ही बारिश होती है तो अम्ल वर्षा करा देती है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रिक अम्ल में। तो ये जो है उसके मार्बल यानी स्टोन के ऊपर पड़ती है तो उसके रंग को धूमिल कर देती हैं, उसकी चमक को धूमिल कर देती हैं। इसीलिए कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि आखिरकार जो है आगरा के ताजमहल को सर्वाधिक खतरा किससे है, तो आगरा के ताजमहल को सर्वाधिक खतरा मथुरा के तेल शोधक कारखाने से है। ठीक है, ये अम्ल वर्षा वहाँ पे हो जाती है जिसके कारण जो है उसके मार्बल के कलर धूमिल हो जाते हैं। तो ये रहा जो है, तो कहने का मतलब ये कई बार यही क्वेश्चन आया है कि आगरा के ताजमहल को किससे खतरा है, यानी मथुरा के तेल शोधक कारखाना से है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना, बहुत जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि स्टोन कैंसर जो होता है, ये स्टोन कैंसर के जैसे स्टोन मतलब होता है पत्थर का जो है क्षरण होने लगता है, पत्थर की जो लाइफ है वो कम हो जाती है, यानी पत्थर जो है धीरे धीरे झरने लगता है। तो कब झरता है, जब इसके ऊपर अम्ल वर्षा होती है। तो ध्यान देना, परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है कि स्टोन लेप्रोसी क्या है, तो स्टोन लेप्रोसी का मतलब पत्थर का जो है अम्ल वर्षा के कारण जंग लग के धीरे धीरे उसका कमजोर होना, उसका क्षरण होना ही स्टोन लेप्रोसी है। और उसी को स्टोन यानी स्टोन लेप्रोसी का मतलब ये होता है स्टोन कैंसर। तो स्टोन कैंसर की जो जिम्मेदार है वो जो जिम्मेदार गैसें, तो गैस से मतलब नहीं हो, जो स्टोन कैंसर के जो जिम्मेदार हैं वो है अम्ल वर्षा, एसिड रेन के कारण जो है स्टोन कैंसर उत्पन्न होता है। तो आएगा परीक्षा में स्टोन कैंसर के मतलब किस कारण से होता है, यानी कौन गैस जिम्मेदार है या किस वजह से होता है, उसमें तमाम नाम होंगे, एक जगह उसमें एक ऑप्शन अम्ल वर्षा का होगा। तो आप अम्ल वर्षा को टिक कर देंगे कि अम्ल वर्षा के कारण जो है पत्थर में स्टोन यानी स्टोन लेप्रोसी नामक जो है ये स्टोन लेप्रोसी होती है, यानी स्टोन कैंसर जैसी यानी वो झड़ने लगता है। ठीक है, स्टोन कैंसर हो जाता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदूषण की जांच। अब देखिए, जो प्रदूषण जैसे जितने भी मोटर वाहन हैं, जो भी स्वचालित वाहन है, मोटर वाहन है, तो यहाँ पे जो इनकी जांच होती है प्रदूषण की, तो इनकी प्रदूषण की जांच में किस चीज़ की जांच की जाती है, तो एक चीज़ ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो प्रदूषण की जांच में सीसा एवं कार्बन के कणों की जाँच होती है। एक चीज़ ध्यान देना है, सीसा एवं कार्बन के कण की जाँच होती है, ये याद रखना है। और एक चीज़ ध्यान देना, सीसा यानी लेड एवं कार्बन के कण की जाँच होती है। होता क्या है, अब एक चीज़ ध्यान देना आप, अब जैसे जो सीसा जो लेड है ना, ये लेड जो है लेड ऑक्साइड बना देता है। अब ध्यान दो, वहाँ पे कई बार प्रश्न आया है कि लेड का कुप्रभाव क्या है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आया कि सीसा यानी लेड का कुप्रभाव मानव जीवन पे क्या है। तो याद रखना, अब जो लेड होता है ना, यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जैसे ही शरीर के अंदर ये जाता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके लेड ऑक्साइड बना देता है। और यह लेड ऑक्साइड आपके तंत्रिका तंत्र को यानी पूरे नर्वस सिस्टम को, गुर्दा और किडनी के ऊपर कुप्रभाव डालता है। कई बार ये पूछा गया है कि पीबी का कुप्रभाव, यानी पीबी से लेड युक्त अगर आपके बॉडी में अगर ये सीसा के कण अगर जा रहे हैं जो पेट्रोलियम के माध्यम से, तो आपके बॉडी को कौन सी डिजीज होने की जीवधारी को ज़्यादा संभावना, वही तंत्रिका तंत्र, गुर्दा, लीवर। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने नाम यहाँ पे नोट किया है
वो है कणिकीय वायु प्रदूषण। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कणिकीय वायु यानी वो वायु पॉल्यूटेंट होगा, एयर पॉल्यूटेंट होगा, लेकिन वो कण के रूप में होता है, यानी कण मतलब छोटे छोटे धूल गर्दे के जो कण होते हैं। तो कणिकीय वायु प्रदूषण में बहुत सारे उसके कारक हैं जिनके द्वारा जो है कणिकीय वायु प्रदूषण होते हैं। तो ये प्रदूषक जैसे देखिए एरोसॉल है, धूम्र है, कालिक है, फ्लाई ऐश है, फॉग है। तो इनको मैं अलग अलग आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले देखो एरोसॉल, आप जानो एरोसॉल क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा है। तो एरोसॉल देखिए क्या होता है। अब ये आपको जानना है कि ये आपको पहली बात तो इन पॉल्यूटेंटों को जानना है और ये जो है क्या कुप्रभाव डालते हैं इसको जानना है। तो देखिए एरोसॉल मतलब ये हवा में लटकता तरल या देखिए हवा में लटकता तरल या ठोस कण, यानी जो हवा में लटकता हुआ तरल भी हो सकता है, ठोस भी होता है। जैसे धूल है या तमाम औद्योगिक कल कारखाने उनकी चिमनियों से निकलने वाला, जैसे मान लीजिए कि कोयले के द्वारा जो बिजली बनाते हैं, तो जो कोयले द्वारा बिजली बनाते हैं तो कोयले के तमाम बारीक बारीक कण वायुमंडल में उड़ते रहते हैं। उनके ठोस या जो द्रवित या वो सुस पा गए, नमी पा गए तो द्रव का भी रूप ले लेते हैं। तो जो छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं, उन्हीं कणों को हम लोग याद रखना एरोसॉल कहा जाता है। अब ये क्या कुप्रभाव डालेंगे तो देखिए अब देखिए ध्यान देना बताने चल। अब दे तो एरोसॉल हो गया। अब ये एरोसॉल सबसे ज़्यादा जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। आगे चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी। देखिए एक चीज़ अम्ल वर्षा में छूट गई थी, थोड़ा बताना कि अम्ल वर्षा सूचकांक केंद्र कहाँ, याद रखना आप ओस्लो, यह भी प्रश्न पूछा गया है। यानी अम्ल वर्षा सूचकांक केंद्र ओस्लो में है। स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा से होता है, ये चीज़ पता होगी आपको। अब बात करते हैं एरोसॉल के बाद फ्लाई ऐश क्या है, कोयले पर आधारित। देखिए जो कोयले पर आधारित जो ताप विद्युत जो संयंत्र है, यानी जो कोयले के द्वारा जो बिजली तैयार की जाती है उसके द्वारा जो कोयले के कण जो बारीक बारीक निकलते हैं वो फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश एरोसॉल से और छोटा कण होता है। एक चीज़ ध्यान देना, एरोसॉल से छोटा कण होता है। इसका कुप्रभाव क्या है, यह श्वसन तंत्र को, और यह पहली बात तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अब एक चीज़ और होता है कि ये पत्तियों पर जैसे ही जमा हो जाता है तो यह पत्ती देखिए पेड़ पौधों के लिए भी, देखिए जीव जंतु में क्या करता है कि जैसे मानव के लिए क्या है, जीवधारी के लिए क्या है, जंतुओं में क्या है कि यह जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता है। जाके अंदर जब ये डस्ट जाती है तो फेफड़े को प्रभावित करती है। लेकिन जैसे अगर कोई प्लांट है तो उसकी पत्तियों के ऊपर जब ये जमा हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं, फाग यानी कुहरा को देख लेते हैं। कुहरा क्या है, तो देखिए धातु या धूल के, जैसे कोई धातु है या धूल है जो चिमनी कल कारखानों के द्वारा जो निकल रही है, धातुएं धूल, ये क्या होता है जब इनमें संघनन की क्रिया होती है, जब ये ठंडी होती हैं तो होता क्या है कि ये जल की बूंदों के रूप में वायु में लटकती रहती हैं। ये वायु में जल की बूंदों के रूप में तैरती रहती हैं। कौन तैरता रहता है, धातु एवं धूल के कण। जब धातु एवं धूल का कण जो होता है, जब संघनन की प्रक्रिया के बाद जब ये क्या करता है कि ये जो है वायु में लटकता रहता है जल की बूंदों के रूप में, तो उसी को हम लोग फाग या कोहरा कहते हैं। ठीक है। तो अभी आपने देखा एरोसॉल को, आपने देखा धूम्र पे चर्चा नहीं मैंने किया था। धूम्र क्या होता है ना कि यह एरोसॉल से थोड़ा छोटा कण होता है। ठीक है। और जो फ्लाई ऐश होता है, ये कई बार पूछा गया फ्लाई ऐश कहाँ से निकलता, तो फ्लाई ऐश जो होता है ना वो वही है, कोयला आधारित बिजली घर से निकलता है। ठीक है। तो ये बात हो, ये सब क्वेश्चन आए हैं। अब चलो बात कर लेते हैं फाग की। तो फाग हो गया, फाग पे तो बात हो गई कि फाग एक कोहरा है। अब आइए चलिए बढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक देखा जाए तो वायु पॉल्यूटेंट है, वायु एयर पॉल्यूटेंट है और ये बहुत खतरनाक है। जान लो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है ना, ये देखिए लिखा गया कि सभी वायु प्रदूषकों में अकेले 50% ये रहता है। और एक चीज़ ध्यान देना, वायु कार्बन मोनोऑक्साइड को एक दमघोटू गैस के भी नाम से जाना जाता है। ये दमघोटू गैस है। और देखिए दमघोटू गैस और सांस के माध्यम से, जैसे जब ये सांस के माध्यम से जब ये हमारे शरीर में जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचता है, CO पहुंचता है, तो ये क्या करता है कि रक्त ऑक्सीजन के, ध्यान देना, शरीर में पहुंचकर रक्त में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देता है। यानी जैसे ही ऑक्सीजन, देखिए जब ये हमारा जो है हवा के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़े में जाएगा, और आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके
करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो बट जब वहाँ CO की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसे में जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के जो ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता है, जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो कभी कभी इसके द्वारा व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम घोटू गैस है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है पड़ता है श्वसन तंत्र के ऊपर, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं CFC। अब देखिए यहाँ बात हो रही क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC गैस है, यह एक देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस है। पहली बात तो जो CFC गैस है यह कहाँ से निकलती है, ये जो CFC के स्रोत क्या हैं। तो जितना भी आपके पास एयर कंडीशनर होता है या रेफ्रिजरेटर होता है या प्लास्टिक है या अग्निशमन यंत्र हैं, तो इन सभी चीज़ों से जितनी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, या आपका एयर कंडीशन हुआ या रेफ्रिजरेटर हुआ, ठीक है, या बहुत बड़े जो शीत कक्ष हुए, कोल्ड स्टोर हुए, यहाँ से CFC गैस निकलती है। और वास्तव में यह गैस भी ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार है। और दूसरी CFC एक और ये नुकसान पहुँचाती है ओजोन परत को। अब कई बार परीक्षा में आया है कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर जो होती है यह वास्तव में इसे जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है। यह एक जीवन रक्षक छतरी आपकी है जो सूर्य के प्रकाश में आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है, वो पृथ्वी पर आने नहीं देती। यदि वो अल्ट्रावायलेट रेज यानी वो पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आती तो जीवधारियों में त्वचा कैंसर जैसी भयावह बीमारी को जन्म देती। एक चीज़ और है, कभी कभी परीक्षा में यह भी आया है कि ओजोन परत को जो मापते हैं उसकी जो सांद्रता होती है, उसके मापने का जो यंत्र होता है वो किस में मापते हैं, क्या करते हैं, तो वो इकाई है डाप्सन। यानी डाप्सन में जो है हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। तो ये ओजोन परत आपको पता है कहाँ है, क्षोभ मंडल से ऊपर है, क्षोभ मंडल से ऊपर, और ये समताप मंडल यानी समताप मंडल का जो निचला हिस्सा होता है उसी में ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है क्या, ऑक्सीजन, उसमें एक ऑक्सीजन यानी O3, ओजोन लेयर का जो अणुसूत्र होता है वो O2 में अगर वो डाल देंगे तो ये O3 हो जाएगा। तो ये ओजोन है। ओजोन एक ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। और यह जो है ओजोन लेयर का मेन काम होता है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेना और इस जो है हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने न देना। तो इसीलिए ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ओजोन परत पे और चर्चा है। सर्वाधिक मोटाई अपने भारत में अगर सर्वाधिक जो है सघनता अगर ओजोन लेयर की है तो जम्मू कश्मीर में है। सबसे कम सघनता जो है वो त्रिवेंद्रम में है। और सितंबर से अक्टूबर महीने में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है। यानी सितंबर से अक्टूबर में यह भी प्रश्न पूछा गया किस माह में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती, मतलब ज़्यादातर O3 का परसेंट धीरे धीरे घटने लगता है, तो वो महीना होता है पूछा गया है। तो आप बताएंगे सितंबर और अक्टूबर का महीना। अब देखिए, अब ध्यान देना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड पे थोड़ी बात कर दें। देखिए सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे एक बात, जैसे आपने अभी ओजोन के बारे में चर्चा की, अब आ जाओ आप ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाना, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग है। अब पृथ्वी का तापमान बढ़ता कैसे है, आपको पता है कि पृथ्वी जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधा जो है पृथ्वी पर पड़ती हैं, यानी पृथ्वी को गर्म करने का काम ऊष्मीय विकिरण करती है। सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें प्रतिदिन पृथ्वी पर आती हैं और आने के बाद जो है पृथ्वी के जो है पृथ्वी पर जो है ऊष्मा का फैलाव करती है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये किरणें आती हैं तो फिर ये लौट के चली भी जाती हैं। लेकिन इनमें जो ग्रीन हाउस गैस, तो कहने का मतलब अगर आपको ये समझना है कि वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग है क्या, वैश्विक तापन है क्या, तो आप यही बस जानना है आपको कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना ही, पृथ्वी के ऊपर गर्मी की मात्रा यानी बहुत ज़्यादा गर्मी का बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल यानी पृथ्वी का गर्म होना। अब इसकी जिम्मेदार गैसें कौन है, तो ये जो इसके लिए जो जिम्मेदार जो गैसें होती, इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता है उसका जब कारण निकाला गया तो पता चला ग्रीन हाउस गैसें। अब ग्रीन हाउस गैसें क्या है, कुछ जो है देखिए पृथ्वी पर बहुत सारी, वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का एक समूह होता है। तो उस समूह में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो ऊष्मीय विकिरण को पृथ्वी पर आने तो देती हैं, बट जो जब यहाँ से वो लौटती, यानी जब आपको मालूम है कि ऊष्मा का विकिरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। जब पृथ्वी का क्षैतिज तल गर्म होगा तो फिर ये लौटकर ऊपर जाना शुरू करती है। लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो इसको वापस जाने नहीं देती, यानी उसको जो है
रोक लेती, एक तरीके से उनका इतना ज़्यादा सांद्रण हो जाता है, उन गैसों का दबाव हो जाता है कि ये गर्मी पृथ्वी पर ही रह जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा जो है ट्रांसपेरेंट होकर के वायुमंडल में नहीं लौट पाता, तो यही गर्मी का कारण बनता है। तो इन ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा अवरोधक का काम करती है। इसके बाद आपकी मीथेन गैस भी है, जलवाष्पें भी हैं, इसके बाद CFC भी है, तो और NO2 भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो मैंने ये बताया आपको कि ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैसें यही हैं या ग्रीन हाउस गैस यही हैं, इसीलिए इनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं ये जो है वायुमंडल का ताप बढ़ा देती हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना है यहाँ पे। तो अब हम इतनी चर्चा तो ग्लोबल वार्मिंग है। अब आपने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग में जो है अगर ग्लोबल वार्मिंग में 60% जो है जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी को गर्म रखने में, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में 60% जो हिस्सेदारी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को। तो सर्वाधिक % ग्लोबल वार्मिंग की अगर कोई जिम्मेदार गैस पूछेगा तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को मारेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन भी गर्म गैस है, साथ में CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद में आपका जो है NO2 भी जिम्मेदार है। ठीक है, जैसे जेट वाहनों से निकलने वाली जो गैस NO2 होती है और ये क्या करती है कि ये हमारा जो वायुयान होता है ये समताप मंडल में चलता है, तो यह ओजोन परत को भी नुकसान करने का काम NO2 करती है, यानी ओजोन परत का क्षय करने का काम। यानी परीक्षा में कई बार ये पूछा गया कि ओजोन क्षयकारी गैसों का नाम बताइए, तो उनमें आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसमें NO2 भी आएगा। ये NO2 जेट विमानों द्वारा निकलता है। उसके बाद तमाम HFC भी है, हाइलोफ्लोरोकार्बन भी है, तो ये सब ओजोन क्षयकारी गैसें हैं। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों में अगर आप बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों में CO2 है, उसके बाद CH4 मीथेन है, फिर उसके बाद में CFC भी है, और उसके बाद में आपकी जलवाष्प है, यानी जो जलवाष्प जो ह्यूमिडिटी होती है यानी जलवाष्प हो गई। और उसके बाद जिम्मेदार गैसों में आप जाएंगे तो उसके बाद आपका जैसे ये सब गैसें जो है मतलब एक तरीके से वायुमंडल को गर्म रखती हैं। ठीक है, यहाँ पे चर्चा हो गई। अब चलिए आते हैं ग्रीन हाउस पे बात होगी। अब देखिए वेंजीन, अब चलिए बढ़ते हैं, थोड़ी रफ्तार लेते हैं यहाँ से। देखिए वेंजीन भी एक जो है पॉल्यूटेंट है। यह जो है क्या करता है, वेंजीन भी एक वायु पॉल्यूटेंट है यानी वायु प्रदूषक है। लेकिन बेंजीन के द्वारा कई बार पूछा जाता है कि रक्त कैंसर, तो आया है कई बार परीक्षाओं में कि बेंजीन के द्वारा होने वाली जो बेंजीन अगर वायुमंडल में ज़्यादा होगी, वह अगर जीवधारी के ऊपर उसका प्रभाव जाएगा तो कौन सी डिजीज को जन्म देगा। तो ध्यान देना आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेंजीन के द्वारा रक्त कैंसर होता है। अब बात करते हैं थोड़ी हम लाइकेन पे। देखिए लाइकेन क्या है कि लाइकेन एक ऐसा पौधा है जो सहजीवी पौधा है, ये कई बार परीक्षा में पूछा। तो पहली बात ध्यान है कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन कवक एवं शैवाल का एक मिश्रण होता है और यह एक सहजीवी पौधा है, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। जो कवक होता है यह जो है जल अवशोषित करने का काम करता है, खनिज लवण देने का काम करता है, और जो लाइकेन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। सहजीवी प्लांट में आते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि लाइकेन वायु प्रदूषण का संसूचक माना जाता है। यह जिस एरिया में नहीं पाया जाता या नहीं दिखाई देता है तो ये प्लांट, तो ये पता चल जाता है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है। तो कई बार परीक्षा में आया है कि वायु प्रदूषण का संसूचक कौन प्लांट है, तो आप बताएंगे लाइकेन के बारे में भी है। लाइकेन कैसा पौधा है, तो सहजीवी पौधा है। फिर इसके बाद में यह जो है यह जो है यानी लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, तो कवक एवं शैवाल से, यानी कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं भोपाल। चूँकि देखिए इस भोपाल गैस में जो मिक गैस के द्वारा जो भोपाल गैस त्रासदी, आप सभी जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी थी। इतनी बड़ी गैस की दुर्घटना अब तक पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुई है। तो मिक यह जब घटना घटी थी तो मेथिल आइसोसाइनाइड नामक गैस की रिसाव हुई थी। बहुत ज़्यादा जो है लोग इससे प्रभावित हुए थे। ये बहुत बड़ी, तो कई बार प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो आप जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी जो हुई 1984 में घटना घटी थी, और मिक गैस के रिसाव से, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से घटना घटी। तो कौन सी गैस पूछता है और कब घटित हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, तो डेट 1994 और मेथिल आइसोसाइनाइड गैस की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है।
अब बात करते हैं कैडमियम। देखिए कैडमियम भी एक वायु प्रदूषक है और यह एक श्वसन विष की तरह कार्य करता है और हृदय संबंधित रोग एवं बीपी को बढ़ाता है। देखिए कैडमियम जो होता है ना, यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, साथ में हार्ट को भी प्रभावित करता है और बीपी को बढ़ा देता है। तो याद रखें कि कैडमियम एक एयर पॉल्यूटेंट है, वायु प्रदूषक है। इसकी वजह से जो है ये सब बीमारियाँ होती हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, वो आपका अभी मैंने बताया था, वो ये है ना आपका लाइकेन पे चर्चा हुई कैडमियम के बाद। अभी मैंने बेंजीन को, तो बेंजीन के द्वारा रक्त कैंसर होता है, कैडमियम के द्वारा जो है हार्ट संबंधी डिजीज हो जाती है, श्वास संबंधी प्रॉब्लम होता है। अब आइए स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अभी स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता को कहा जाता है। क्या स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता को है। अब देखिए ग्रीन हाउस का उत्सर्जन सर्वाधिक, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है, ये गैस जो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस है, ये ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस है। वो सर्वाधिक कौन है दुनिया में, तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषक है। देखिए कौन ऐसी गैस है जो सर्वाधिक वायु प्रदूषक है, वायु को प्रदूषित करती है, तो उनमें नाम है सर्वाधिक में कार्बन मोनोऑक्साइड का है। अब नाम आएगा, फिर CO2 का नाम आएगा और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देखिए सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषक जो है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का काम करती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि ये दमघोटू गैस है। यह जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो बनने की प्रक्रिया है उसको कम कर देती है, जिसके कारण जो है शरीर में के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा पाता है और व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, वो ये है कि पेंट उद्योग में श्रमिकों को शीशा, देखिए पेंट जो उद्योग में जो श्रमिक काम करते हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा पेंट उद्योग में किस चीज़ से रहता है, तो याद रखना अब लेड से रहता है, यानी शीशा के वजह से। PB का मतलब लेड। आपको लेड पता है ना कि लेड बहुत ज़्यादा खतरनाक वायु पॉल्यूटेंट है। जैसे ये बॉडी में जाता है तो सबसे ज़्यादा, देखिए लेड के बारे में मैंने चर्चा यहाँ पर किया था, वो सबसे ज़्यादा तंत्रिका तंत्र, गुर्दा एवं लीवर को डैमेज करता है। अब बात कर लेते हैं घरों में हानिकारक विकिरण का। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आजकल की, तो आप ये कह रहा है कि घरों में हानिकारक विकिरण का, जैसे जो हम लोग घर में रह रहे हैं यहाँ पे जो सबसे हानिकारक विकिरण निकलती है, वो सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारे घरों में? हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पहले टीवी हुआ करता था, अब हर हाथ में मोबाइल है, हर लोगों के पास है। तो आपको पता है टीवी और मोबाइल के द्वारा जो निकलने वाली रेडिएशन है, जो विकिरण है, इससे सर्वाधिक खतरा है। तो यही कहा जा रहा है कि घरों में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत, तो घरों में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो टीवी एवं आपका जो है टीवी, और साथ में आज के डेट में इसको आप कह सकते हैं मोबाइल और कंप्यूटर। ठीक है, अब किसे देखिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है। देखिए आपको पता है कि जितने भी हमारे जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनके सीमित भंडार हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे डीजल हो, इन सभी के सीमित भंडार हैं। तो अब देखिए इसी में बात हो रही है जैसे धारणी विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारणी विकास के, हालांकि मैं इस पर वीडियो आगे चल के बनाऊंगा। धारणी विकास का मतलब ये होता है कि आप जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है भविष्य, आप जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से भविष्य का ध्यान में रखते हुए आपको उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा वर्तमान में आप उपभोग कर लें, उसका यूज कर लें कि वो भविष्य में वह जो है संसाधन हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो धारणी विकास में इसी बात की चिंता की जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को लेके है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर आगे। तो याद रखना आप कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ये सब सीमित संसाधन एक दिन खत्म भी हो जाएंगे, तो वो भविष्य का जो ईंधन है या संसाधन है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के द्वारा जो भी ऊर्जा के संसाधन बनेंगे वो बिल्कुल पॉल्यूशन मुक्त होंगे। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन लिखा गया, यानी हाइड्रोजन को कहा जाता है। और यह बिल्कुल जो है प्रदूषण मुक्त है, इसके द्वारा कोई पॉल्यूटेंट नहीं हो सकता, यानी कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। मोटर वाहनों से निकलने वाले गैसों में कौन सा मुख्य प्रदूषक है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मोटर वाहन जो होते हैं उनमें जो निकलने वाला सर्वाधिक जो प्रदूषक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी CO है। तो ये आपको याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। मोटर वाहनों से निकलने वाले गैसों में मुख्य प्रदूषक कौन है? देखिए
इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें हैं ये सब ऐसा, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं नोट किया गया जो किसी भी परीक्षा में अब तक न पूछे गए हों। तो ये सारे परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। मैंने इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि आपको जल्द समझ में आ रहा हो। थोड़ा ज़्यादा और समय नहीं लेगा, मैं 20 मिनट के अंदर ये वीडियो अब ख़त्म करने वाला हूँ। देखें आप, अब बड़ा महत्वपूर्ण है जैसे कि ये प्रकाश रासायनिक स्मोग क्या है। तो पहली बात यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लूँ, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक उस प्रदूषक को कहते हैं जैसे वो स्वयं में अपने आप में एक प्रदूषक हो, जैसे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आयन यानी SO2 NO2 अपने आप में एक प्रदूषित करने वाली गैस है, यानी यह जो है वास्तव में प्राइमरी पॉल्यूटेंट है आपका। लेकिन जैसे ये पानी से क्रिया करता है, जैसे इसके साथ पानी पड़ जाता है, जैसे ही बूंद का रूप इसके ऊपर पानी पड़ेगा SO2 के ऊपर तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, और NO2 के ऊपर पड़ेगा तो नाइट्रिक अम्ल बना देता है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है ये वास्तव में द्वितीयक प्रदूषक है, लेकिन SO2 NO2 क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। तो उसी तरीके से देखिए, जो प्रकाश रासायनिक स्मोग है जिसको फोटोकेमिकल स्मोग कहा जाता है, यह एक द्वितीयक प्रदूषक है। वास्तव में देखिए क्या कहा जा रहा है कि जैसे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, ये नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो अपने आप में पॉल्यूटेंट है, लेकिन जैसे ही ये सूर्य के प्रकाश में जब जाता है तो जब सूर्य के प्रकाश सूर्य की गर्मी लेकर के और ज़्यादा जो है मतलब भयावह रूप ले लेता है, यानी कई गुना पावरफुली जो है पॉल्यूटेंट बना देता है, तो इसलिए वो द्वितीयक प्रदूषक का रूप ले लेता है। तो वास्तव में आता है प्रकाश रासायनिक स्मोग क्या है, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, एक द्वितीयक प्रदूषक है। देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे सामूहिक रूप से प्रकाश रासायनिक स्मोग कहते हैं, यानी देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा, या तो ओजोन बना देते हैं, या पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट जिसको पैन कहा जाता है, पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट जिसको पैन बनाता है। यानी कहने का मतलब जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ना, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है, यानी जिसके जैसे इसके ऊपर नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ये क्रिया करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना देता है, या तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना दे, या आपका ओजोन बन जाए, या पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट बना देता है। तो यही बनाता है, जिसे इन सभी को हम लोग सामूहिक रूप से एक नाम देते हैं, जिसे प्रकाश रासायनिक स्मोग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यह देखिए जीव जंतु एवं पौधों के लिए बहुत हानिकारक है, यानी यह जो प्रकाश रासायनिक स्मोग है, चाहे वो जीव जंतु हों चाहे पौधे हों, सबके ऊपर अपना हानिकारक कुप्रभाव डालता है। प्रकाश रासायनिक स्मोग के मामले में चाइना नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है और अमेरिका नंबर 3 पे है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम नंबर पे आपका फोटोकेमिकल स्मोग में कौन आता है, तो चीन। अब सिगरेट क्वेश्चन कई बार आया कि सिगरेट के धुएं से, जो सिगरेट का जो धुआं होता है उससे निकलने वाली कौन सी गैसें होती हैं, तो याद रखना उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और बेंजीन निकलता है। आपको पता है कि बेंजीन की वजह से कैंसर जैसी भयावह बीमारी उत्पन्न होती है, बेंजीन के कारण कैंसर जैसी भयावह बीमारी उत्पन्न होती है। और आपको पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम घोटू गैस। आगे बढ़ते हैं, जैव विद्युत प्रदूषक। देखिए जैव विघटित प्रदूषक, यानी ऐसा देखो नाम है जैव माने जैविक जो हो, जिसमें जीव हो, विघटित हो जाए यानी विखंडित हो जाए, ऐसा प्रदूषक जो प्रदूषक तो है बट लेकिन वो जो है जैविक रूप से वो विघटित हो जाएगा। तो जैसे आपका बहित मल हुआ, जैसे मल मूत्र जो होता है पशुओं का हो चाहे इंसान का, जो मल मूत्र है वो वास्तव में प्रदूषक है बट वो जो है जैविक है, वो अपने आप में जो है फिर पुनः जो है अपने अवयवी कणों में टूट करके, कहने का मतलब जैव विघटित प्रदूषक, तो उसमें बहित मल आ जाएगा। अब देखिए आ जाएगा जैव विघटित प्रदूषक। अब सॉरी इसमें आएगा 4 ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, कहता है जैव विघटित प्रदूषक है, बहित मल होगा कि पारा होगा कि प्लास्टिक होगा कि एस्बेस्टास। आपको पता है कि प्लास्टिक तो जो है टूटने वाला है नहीं, सबसे खतरनाक है, पारा का भी वही हाल है, एस्बेस्टास। अगर कोई जैव प्रदूषक है जो बिल्कुल जो है मतलब जो है जैसे ही ये मतलब जैव विघटित प्रदूषक यानी जीवों द्वारा ये विघटित होकर के बिल्कुल सरल हो जाता है, बाद में पॉल्यूटेंट का काम नहीं करता, ठीक है, तो वो आपका
प्रवाहित मल है। आगे बढ़ते हैं, जैव मरुस्थल नदी, किस नदी को जैव मरुस्थल नदी के नाम से जाना जाता है? तो यह प्रश्न आया हुआ है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैव मरुस्थल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। देखिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ठोस उत्पन्न करने वाला अगर भारत में कोई शहर है, सिटी है, तो वो है दिल्ली। ठोस, अब देखो सर्वाधिक का मतलब सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट, यानी जो ठोस अपशिष्ट मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के बहुत ज़्यादा सामान, ठोस अपशिष्ट जो जिसका चक्रीकरण नहीं किया जा सकता है, जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, पुनः चक्रीकृत नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला अगर कोई राज्य है तो आपका दिल्ली है। आगे देखिए, प्रदूषण युक्त वायुमंडल, प्रदूषण युक्त वायुमंडल किसके द्वारा स्वच्छ होगा? देखिए ये कह रहा है कि अगर हमारा वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया, हवा हमारी बहुत ज़्यादा दूषित हो गई है, तो ये किसके द्वारा स्वच्छ होगी? तो आपको पता है वर्षा के द्वारा। जैसे ही हमारी प्राकृतिक, जैसे ही हमारी बारिश होती है तो हमारा वायुमंडल ऑलरेडी स्वच्छ हो जाता है। तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल किसके द्वारा स्वच्छ होगा? तो वर्षा के द्वारा। ये प्रश्न आया हुआ है। सर्वाधिक पारा युक्त प्रदूषक कौन है? यानी देखो ध्यान दो, सर्वाधिक पारा युक्त प्रदूषण कौन है इसमें? तो कहता है कोलकाता, अरे सॉरी, देखिए पारायुक्त, सर्वाधिक पारायुक्त प्रदूषण जो है वाला शहर कौन है? तो कई शहरों का नाम देगा, तो याद रखना है आप, सर्वाधिक जो है पारायुक्त जो प्रदूषण वाला शहर है वो आपका क्या है? कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। अब देखिए कोलकाता है और पारा, जैसे पारायुक्त जल पीने से आपको पता है कि मीनी माता नामक बीमारी का जन्म लेता है। मीन माता नामक बीमारी, ये बीमारी सबसे पहले कहाँ देखी गई? ये बीमारी सबसे पहले मिनी माता बीमारी या मीन माता बीमारी कहाँ देखी गई? तो जापान में देखी गई। वहाँ की मछलियों में सबसे पहले ये बीमारी आई, क्योंकि वहाँ के पानी में पारा घुला हुआ था और वो पारा युक्त जल पीने से, उसमें रहने से उन मछलियों के अंदर ये बीमारी आई, इसलिए इस बीमारी का नाम मीन माता बीमारी नाम इसका डाल दिया गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाता है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि मानव जनित यानी ऐसा पर्यावरण हम जो, यानी मानव जनित यानी मानव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ प्रदूषक जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो वही बात बोला, कहता है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है तो उसको कहते हैं हम लोग, उस प्रदूषण का नाम होता है एंथ्रोपोजेनिक। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण है वो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैव। ध्यान देना, भूमिगत जल यानी जो जमीन का जल है उसको दूषित करने वाला लेकिन अजैव, जैविक घटक, जैविक तत्व नहीं अजैविक तत्व, यानी वो जैविक तत्व न हो, यानी केमिकली हो, केमिकल हो। तो भूमिगत जल को दूषित करने वाला अगर कोई अजैव है तो आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आर्सेनिक है। तो भूमिगत जल को दूषित करने वाला अगर कोई अजैव है तो आर्सेनिक है। और आर्सेनिक युक्त जल पीने से आपको पता है कि हड्डियां कमज़ोर होती हैं। ठीक है। और देखिए आर्सेनिक युक्त जल पीने से ब्लैक फुट नामक बीमारी यानी पैर का काला होना, ध्यान देना, ब्लैक फुट नामक बीमारी किस कारण से होती है इंसान के अंदर? तो ब्लैक फुट नामक बीमारी जो होती है वो आर्सेनिक युक्त जल पीने से होती है। आर्सेनिक युक्त जल पीने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपको पता है। और भूमिगत जल को अगर कोई दूषित करने वाला सबसे ज़्यादा कोई अगर अजैविक तत्व है तो वो अजैविक तत्व कौन है आपका? उस अजैविक तत्व का नाम है आपका आर्सेनिक। अब देखो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से, अब ध्यान देना, जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं अगर वो पीने का पानी है उसमें नाइट्रेट की अधिकता अगर ज़्यादा है तो बच्चों में होने वाली बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? तो पानी में जब नाइट्रेट की मात्रा घुली रहती है इस वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ये प्रश्न पूछा गया है। एस्बेस्टास के रेसे युक्त पानी से, जैसे एस्बेस्टास होता है, जैसे रेसा युक्त पानी का मतलब जैसे पानी होता है और उस पानी में जो है छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं, रेसे के समान कण तैरते रहते हैं, उसी पानी के अंदर जो रेसे के समान कण तैरते रहते हैं उसे ही हम लोग एस्बेस्टास कहते हैं। और अगर एस्बेस्टास रेसे युक्त पानी पिया जाए तो इसके द्वारा जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है एस्बेस्टोसिस। तो परीक्षा में आता है एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी किसकी वजह से होती है? तो जब पानी में एस्बेस्टास घुला होता है, एस्बेस्टास घुलने की वजह से एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी जन्म लेती है। और एक चीज़ ध्यान देना, इसके द्वारा जो है
इस बीमारी के द्वारा फेफड़े का कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए। ब्लैक फूड, आर्सेनिक युक्त जल पीने से हड्डियों का कमजोर होना, आर्सेनिक युक्त जल पीने से, पारा युक्त जल पीने से मीन माता नामक बीमारी। अगर पानी में पारा की मात्रा घुली है तो ये आर्सेनिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये सबसे ज़्यादा आर्सेनिक जो है बहुत खतरनाक है। अब आप देख रहे हो, अब देखो कैडमियम, देखिए कैडमियम युक्त अगर पानी में कैडमियम की मात्रा घुली हुई है, अगर कोई जल है उसमें कैडमियम की अधिकता है तो उसके द्वारा जो इंसान में होने वाली बीमारी है वो इटाई है। ध्यान देना, कैडमियम के द्वारा इटाई, एस्बेस्टास के द्वारा एस्बेस्टोसिस नामक रोग, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से बेबी सिंड्रोम, और ब्लैक फूड नामक बीमारी आर्सेनिक युक्त जल पीने से। ठीक है, अब आगे अब देखिए, जिस जल में फ्लोराइड की अधिकता जाता हो, अगर आप फ्लोराइड युक्त जल पी रहे हैं, ये सब जितने भी मैं क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहा हूँ ये आपको बहुत यूनिक, मतलब इनसे बाहर आपको प्रदूषण संबंधित प्रश्न अगर आएगा तो इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा आपका, मैं सारी चीज़ों को लेके आया हूँ। ठीक है, फिर देखो अब पारा युक्त जल पीने का, तो फ्लोराइड की अधिकता। अब देखिए, जब फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो फ्लोरोसिस नामक रोग उत्पन्न होगा, यानी फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस बीमारी हो रही है, इसमें हड्डियां एवं दांत कमजोर हो जाते हैं। पता चला, फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी, हड्डियां एवं दांत कमजोर। आगे देखिए, पारा युक्त जल पीने से क्या होता है, एनीमिया भी हो सकता है, सिर में दर्द भी होता है, मांसपेशियां कमजोर। पारा युक्त जल पीने से आपने देखा है कि मीन माता नामक बीमारी भी होती है, एनीमिया यानी खून की कमी भी हो जाती है, सिर में दर्द होता है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अब देखिए आगे चलिए बढ़ते हैं। देखिए WHO द्वारा पेयजल का पीएच मान, तो जो हमारे WHO जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पीने के पानी का पीएच मान कितना निर्धारित किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका पीएच मान 7 से लेके 8.5 के बीच है। देखिए पीएच मान क्या है, पीएच एक ऐसा पैमाना होता है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की, अगर जल है तो किसी भी जल की अम्लीयता या क्षारीयता निर्धारित होती है। अगर उसका पीएच मान, यदि पीएच मान जल का 7 से नीचे है तो वो पानी अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, ये चीज है। तो पीएच पैमाने के द्वारा अम्लीयता या क्षारीयता का ज्ञान होता है। ठीक है, तो जल में जो WHO द्वारा जो निर्धारित किया गया है कि हमें कैसा पेयजल पीना चाहिए, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 7 से लेकर के 8.5 यानी 8.5, 7 से लेकर 8.5 के बीच होना चाहिए। अब देखिए ई अपशिष्ट प्रदूषक, अब ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे परीक्षा में पूछा। ई अपशिष्ट क्या है, यानी ऐसा अपशिष्ट, ऐसा कचरा। ई का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक से समझ लो, तो आज आपको देख रहे हो कि चाहे कोई भी घर आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से अछूता नहीं है। प्रायः सभी घरों में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं कि वो दिन प्रतिदिन खराब भी होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, ख़त्म भी होते हैं, तो उनका रिसाइकल नहीं हो पाता है और वो बहुत ज़्यादा कचरे का रूप ले रहे हैं। मतलब शहरों में तो आप पूछो ही मत, तो कहने का मतलब हर जगह। तो ई अपशिष्ट का मतलब, ई अपशिष्ट जो है, यानी ई अपशिष्ट से क्या आशा है, तो यही आप जाना कि जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, चाहे वो टीवी हो, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक और वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तु, चाहे रेफ्रिजरेटर, आप देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में, मतलब अब देखा जाए तो इंसान के जीवन में 50-60% वो इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ही सब डिपेंड हो गया। तो अब यह भी तो सामान नष्ट होते हैं, ख़त्म होते हैं, ये खराब हो जाते हैं, तो ये फिर मतलब बेकार हो जाते हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाते हैं। मतलब इनके द्वारा बहुत ज़्यादा जो है मतलब जैसे प्रदूषण फैलाया जाता है। तो ई अपशिष्ट प्रदूषण पर अब देखिए, भारत एवं चीन सर्वाधिक ई अपशिष्ट आयात करता है। मतलब पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 पे भारत एवं चीन है, जो सबसे ज़्यादा ई अपशिष्ट का आयात, मतलब इन इलेक्ट्रॉनिक सामान हम ज़्यादा आयात करेंगे तो ज़्यादा खराब भी होंगी और साथ में वो बचेंगी भी, तो कहीं ना कहीं वो जो है पॉल्यूटेंट। अब देखो ई अपशिष्ट का प्रभाव, ई अपशिष्ट में जैसे ई अपशिष्ट अगर है जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो भी हैं, तो उनके द्वारा जो है शीशा, आर्सेनिक, उनमें पारा। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान में आप देखेंगे बहुत सारे सामान में लेड मिलेगा, वस्तु में बहुत आर्सेनिक की मात्रा उनमें पाई जाएगी, पारा होगा, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आपको पता ही है, कैडमियम, सेलेनियम, ये वाले जो है तमाम। तो इन सब से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा बेरिलियम भी पाया जाएगा, तो इनके द्वारा कैंसर, इसके बाद में श्वसन तंत्र पे बहुत ज़्यादा इनका कुप्रभाव होता है। तो जितना भी ई अपशिष्ट आज के डेट में, जो इलेक्ट्रॉनिक जो अपशिष्ट जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, ये मतलब पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनके द्वारा तमाम प्रकार के ये पॉल्यूटेंट निकलते रहते हैं जो इंसान के लिए खतरे वाले हैं। इसीलिए देखिए, ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 बन गया, पूछा जाता है परीक्षा में। ई कचरा प्रबंधन अधिनियम कब बना? 2016 में। देखिए, प्लास्टिक
का जो कैरी बैग होता है, अभी आपने देखा जो प्लास्टिक में सामान हम जो है कोई चीज़ खरीदते हैं लेके आते जाते हैं, तो जो हमारा प्लास्टिक का कैरी बैग है ना, वो पहले 40 माइक्रोन था, अब उसकी मात्रा बढ़ा करके 50 माइक्रोन कर दिया गया है। यानी अभी जैसे 40 माइक्रोन को ही वरीयता दी गई थी कि आप 40 माइक्रोन का अगर कोई थैला बैग लेके चलते हैं तो वो पर्यावरण के लिए थोड़ा हित में है, मतलब उससे ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, वो गल जाएगा, उसका रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन अब उसका बढ़ा दिया गया मानक 50 माइक्रोन कर दिया गया कैरी बैग का। देखिए वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी गैस है जो वैश्विक यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। 4 ऑप्शन है, मीथेन है, जलवाष्प है, CO2 है, आर्गन है। तो इसमें आर्गन एक ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस नहीं है। बाकी चाहे मीथेन हो, मीथेन भी वायुमंडल को गर्म करती है, जलवाष्प भी गर्म करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। आगे ये भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है, तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित जो शहर है वो अंकलेश्वर है, जो गुजरात में पाया जाता है। गुजरात राज्य का अंकलेश्वर जगह, यहाँ पे तेल शोधक कारखाने भी बहुत ज़्यादा लगाए हैं, रिफाइनरियाँ भी हैं। तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर ये हो गया। अब देखिए औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है। देखिए जो औद्योगिक मलबा होता है, ध्यान देना, औद्योगिक मलबे में ये कहता है कौन ऐसा उद्योग है जिसके जो मलबे निकलते हैं वो सर्वाधिक प्रदूषित करने का काम करते हैं। वो कौन सा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, चमड़ा उद्योग है कि प्लास्टिक उद्योग है, तो उनमें सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो बहुत ज़्यादा केमिकल का उत्सर्जन करता है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक, तो सर्वाधिक रसायन का जो है वो उत्सर्जन करने वाला अगर कोई उद्योग है तो चमड़ा उद्योग है। आपको पता है कि कानपुर में चमड़ा उद्योग काफ़ी बड़ा है, वहाँ से बहुत ज़्यादा, वहीं से गंगा में बहुत ज़्यादा चमड़े उद्योग के द्वारा केमिकल प्रवाहित होता है, जिससे गंगा का पानी बहुत ज़्यादा दूषित हुआ है, जिस पर रोक भी लगी है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा ध्वनि के बारे में। ध्वनि प्रदूषण, देखिए ध्वनि तीव्रता का मात्रक आप सभी को पता है कि ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। आपको पता है ध्वनि कौन सी तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, कई बार प्रश्न पूछा गया। अब देखिए ध्यान देना, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता है श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। श्रव्य का मतलब जो कानों को सुनाई दे, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 होती है। पराश्रव्य तरंग जो 20,000 से अधिक हर्ट्ज की होती है, जो आपके कान को सुनाई नहीं देगी। जो 20 हर्ट्ज से कम होती है वो अपश्रव्य तरंग होती है। तो ये तो रहा जो है आपका। फिर बात कर लेते हैं अब यहाँ पे जो अब तक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए केवल मैं उसी पे बात करूँगा, ठीक है। तो अब तक ये सब पूछा गया है। देखिए सामान्य बातचीत की जो ध्वनि होती है, जो हम आपसे सामान्य बातचीत जो करते हैं, वो सामान्य बातचीत की ध्वनि का डेसिबल क्या होता है, यह परीक्षा में पूछा गया है। तो आप बताएंगे 60 डेसिबल होता है। और कई बार टेट सुपर टेट परीक्षा में पूछा गया जो पत्तियों की सनसनाहट होती है, जो हवा से पत्तियाँ अपने आप जो है हिलती डुलती हैं, तो उन पत्तियों की सनसनाहट का डेसिबल होती है। तो आपको याद रखना, उसको अच्छे से तैयार करना, 10 डेसिबल मानी जाती है। इसके बाद ध्यान देंगे आप, ये हो गया वायु प्रदूषण जो है। अब जैसे कितनी ध्वनि है तो उसको वायु मतलब प्रदूषण की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो याद रखना 80 से 90 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो वायु प्रदूषण की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना है आप, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो है ध्वनि प्रदूषण के द्वारा होने वाली बीमारी, कई बार पूछा। तो ध्वनि प्रदूषण के द्वारा जो होने वाली बीमारी है, यह आपका जो है एक तो होता है पागलपन, चिड़चिड़ापन और बहरापन। आदमी ज़्यादा साउंड में चिड़चिड़ाने लगता है और कान के बहरे होने की संभावना होती है। और एक और बीमारी जो उसी के द्वारा होती है, ध्वनि बहुत ज़्यादा, जो व्यक्ति साउंड में रहेगा हमेशा 90 से एबव साउंड में वो रह रहा है, तो उसको नपुंसक होने का भी ज़्यादा चांस है। तो ये याद रखना, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बीमारी पागलपन, बहरापन और नपुंसकता है, ठीक है। ये बीमारी कई बार पूछा गया परीक्षा। और एक चीज़ ध्यान देना, ये कई बार प्रश्न आया कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित। समझो ग्रीन मफलर का मतलब, ग्रीन माने हरा पेड़ पौधों से मतलब है ग्रीन, और मफलर माने जैसे हम लोग मफलर जाड़े में बांधते हैं गमछा, मफलर ऐसे कान अपना बांध लेते हैं। तो ग्रीन मफलर का मतलब हरा मफलर। तो आप देखते हैं जो हमारे जो रोड की जो सड़कें होती हैं उनके दोनों किनारों पे देखते हैं हम वृक्ष लगाया जाता है। इसी वजह से वृक्ष लगाया जाता है कि जो गाड़ियों के टायरों के वाहनों की आवाज़ है और उनका जो हार्न की आवाज़ है वो पेड़ पौधों में टकरा करके जो है आबादी वाले एरिया में लोगों तक ज़्यादा न पहुंच पाए। तो इसीलिए ग्रीन मफलर का संबंध किससे, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर का मतलब होता है पेड़, मतलब
जो है पेड़ पौधों के सड़क के किनारे, जैसे सबसे ज़्यादा ध्वनि का अगर कोई अवरोध कर देता है, रुकावट डालने का काम करता है, तो हरे पौधे करते हैं, उनकी पत्तियां करती हैं। पत्ती पे जैसे ही ध्वनि टकराएगी तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, टकरा के लौट नहीं पाती, मतलब अवरुद्ध कर लेता है। इसीलिए ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया। पत्तियों की सनसनाहट 10 डेसिबल हो गया, श्रवण शक्ति का ह्रास हो जाएगा। अगर आप 90 डेसिबल की ध्वनि में अनवरत रह रहे हैं, बराबर उसी ध्वनि में आप रह रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी से आप जो है श्रवण बाधित हो सकते हैं, आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। कह रहा है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कौन ऐसा उपयुक्त वृक्ष है, परीक्षा में पूछा गया है। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई उपयुक्त वृक्ष है तो वो अशोक का वृक्ष है, जिसे सीता अशोक के नाम से जाना जाता है। यानी अशोक का पौधा, उसकी पत्तियाँ देखते हैं काफ़ी नाजुक, काफ़ी मुलायम, काफ़ी घना होता है, और जैसे ही ध्वनि पत्तियों से टकराएगी तो बहुत ज़्यादा अवरुद्ध हो जाएगी, वो टकरा के फिर लौट के नहीं आ पाती, तो बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। ध्वनि प्रदूषण को घटाने का काम हरे पौधे बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी पेड़ की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं। ठीक है, तो यही अब तक ध्वनि प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया। अब आइए थोड़ी बात कर लेते हैं 5 मिनट और लगेगा, ये टॉपिक खत्म होने वाला है आपका। अब देखिए जैव ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग, आपने सुना होगा एक चीज़ कि बीओडी मान। तो बीओडी मान क्या है? बी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल का मतलब जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहता है कि बीओडी के द्वारा जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का, अगर कोई पानी है उसमें कितनी ऑक्सीजन की मात्रा घुली है, ये कैसे पता चलेगा? ये बीओडी के द्वारा पता चलेगा। हम जब उसका बीओडी टेस्ट करेंगे तो यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देख करके बता देंगे कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, इस पानी में कितनी मात्रा ऑक्सीजन की घुली हुई है, इसका पता लगाना है तो बीओडी के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात देखिए सीओडी नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग। रासायनिक मतलब क्या होगा? केमिकल, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को शॉर्ट में हम लोग सीओडी कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को सीओडी। पानी में प्रदूषण को व्यक्त करने के लिए सीओडी दूसरा मानक है। जैसे अगर कोई पानी प्रदूषित है, इसका कैसे पता चलेगा? तो पहला मानक है कि हम उसका बीओडी मान निकालें, फिर उसका सीओडी मान निकालें। ठीक है, तो ये दूसरा पैमाना है जिसके द्वारा हम पानी के प्रदूषण को चेक करते हैं कि यह पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, और साथ में ये देखते हैं कि इस पानी में कितना केमिकल घुला हुआ है, रसायन घुला हुआ है। तो रसायन को देखने के लिए हम सीओडी टेस्ट करेंगे, और पानी में ऑक्सीजन की घुली मात्रा को देखने के लिए हम बीओडी टेस्ट करेंगे। तो कई बार परीक्षा में आया है कि बीओडी मान क्या है और सीओडी क्या है। बीओडी का पूरा नाम भी आप जानते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और यह है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए मैंने एक लिया है डीओ। डीओ का मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो जिसको कहते हैं कि घुलित ऑक्सीजन। तो घुलित ऑक्सीजन से क्या मतलब है कि पानी में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो देखिए मेन जो होता है, इस घुलित ऑक्सीजन से ही कोई जलीय जीव जीवित रहते हैं। जैसे कोई जलीय जो पौधे होते हैं, आप जलीय पौधे जल में रह रहे हैं, तो जीव कोई भी हो, सबको श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। तो जलीय पौधों को क्या होता है कि जो पौधे जल में रहते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो इसके द्वारा हम उसका ये देखते हैं कि इस पानी में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो पानी में घुलित ऑक्सीजन के द्वारा ही पता चलता है कि इस पानी में कितना ऑक्सीजन है, और इस घुलित ऑक्सीजन से ही कोई जलीय जीव जीवित रहता है। एक चीज़ और ध्यान देना, ऑक्सीजन की कमी के कारण, अब चीज़ ध्यान देना, अगर कोई पानी उसमें डीओ की मात्रा कम है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, तो होता क्या है उसमें ऑक्सी श्वसन न होकर के बल्कि उल्टा अनाक्सी श्वसन होने लगता है, जिस कारण से पानी के अंदर मेथेन, अमोनिया, H2S बनने लगते हैं, जिसके कारण पानी में देखिए बहुत ज़्यादा पानी आप देखते हैं जो दूषित पानी होता है वो बहुत ज़्यादा दुर्गंध देता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। उसका यही कारण होता है कि उसमें डीओ की मात्रा कम है, उस पानी में ऑक्सीजन की कम मात्रा घुली हुई है, जिसके कारण जो उसके अंदर जो जलीय जीव रह रहे हैं वो ऑक्सीजन की क्रिया अच्छे से नहीं करके बल्कि ऑक्सी श्वसन न होकर अनाक्सी श्वसन हो जा रहा है। इस वजह से जो है वहाँ पे मेथेन गैस बन जा रही है, H2S जो सड़े अंडे जैसी गैस होती है, बदबू देती है। अमोनिया की मात्रा बढ़ गई तो वो पानी जरूर दुर्गंध देगा। एक चीज़ ध्यान दें, पेयजल में तो जो पीने का पानी होता है ये उसमें डीओ की मात्रा, जो पीने का पानी होता है उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा है वो जो है 5 ml प्रति लीटर होना चाहिए। पीने के पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा वो 1 लीटर में 5 ml, यानी 5 मिलीलीटर
5 ml प्रति लीटर होना चाहिए। बाकी स्नान करने का जो पानी है जिससे हम स्नान करना चाहते हैं तो उसमें अगर पर लीटर में 4 ml भी अगर ऑक्सीजन घुला हुआ है तो भी काम चल जाएगा। अत्यधिक दूषित जल में जो होता है वो DO की मात्रा क्या होती है, अगर बहुत जो दूषित जल होता है उसमें 4 ml प्रति लीटर जो है DO की मात्रा होती है, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा होती है। एक चीज़ ध्यान दें, भूमिगत जल के प्रदूषक। तो देखिए अगर भूमिगत जल है, जो भूमिगत पानी है उसका बहुत ज़्यादा अगर कोई प्रदूषक है तो वो 2 चीज़ें होती हैं, आर्सेनिक और फ्लोराइड। जैसा कि मैंने बताया कि आर्सेनिक की वजह से देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्सेनिक पे चर्चाएं आपकी हो गई हैं। देखिए आर्सेनिक होगा, यहाँ पे मैंने आर्सेनिक पे चर्चा की थी, यहाँ पारा हो गया, फ्लोराइड हो गया, कैडमियम, और यहाँ पे मैं आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक युक्त रुकिए आपको बता रहा हूँ। आर्सेनिक है आपका, चलिए इस हाँ सॉरी यहाँ जैसे ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक युक्त जल पीने से। तो भूमिगत जल में को सबसे ज़्यादा देखिए, भूमिगत जल को सबसे ज़्यादा अगर कोई दूषित करने वाला जल है तो वो आपका अगर भूमिगत जल को दूषित करने वाला अगर कोई प्रदूषक है सबसे ज़्यादा तो वो आर्सेनिक है और फ्लोराइड है। ठीक है, अब देखिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए अब तक, जैसा कि मैंने वहाँ चर्चा किया। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जो नियम बना, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जो नियम बनाया गया, अभी जब बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की मात्रा बढ़ी, कचरा बढ़ा, तो इसके लिए एक नियम बना दिया गया जिसे 2016 के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है? 1986 है। जल प्रदूषण अधिनियम कब बना? 1974 में बना, और 1988 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। वायु प्रदूषण अधिनियम कब बना? 1981 में। और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब बना? सन 2000। तो ध्वनि प्रदूषण सन 2000, वायु प्रदूषण 1981, जल प्रदूषण 1974, पर्यावरण संरक्षण, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चूँकि सारे ये जो कानून बने वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही बने हैं। तो इस तरीके से आपका ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। मैंने इसके लिए अब देखिए ये पर्यावरण प्रदूषण से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये लगभग इसी के अंतर्गत आने वाले। तो मैंने पूरी कोशिश किया कि जो भी पर्यावरण प्रदूषण से सभी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे उन्हीं का मैंने व्याख्यात्मक रूप से अपना पूरा कोशिश किया कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। यदि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, मेरा ये विनम्र निवेदन है कि एक बार पुनः मैं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर आप मेरे पहली बात तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बहुत ज़्यादा अपने तत्संबंधित लोगों में इसको पहुंचाने का काम करें ताकि हमें अगला वीडियो बनाने का पुनः साहस मिल सके। ये वीडियो बड़ा है और अगर इस वीडियो में कोई अगर कमी रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें ताकि हम इसमें और सुधार लाएँ। इसके बाद यदि ये वीडियो आप लोगों ने को पसंद आया, इसमें आप सभी लोगों का प्यार ज़्यादा मिलता रहा, तो मैं आगे की 5-7 वीडियो में ही पूरे पर्यावरण को ख़त्म कर दूंगा। जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम आपका हो, सब क्वेश्चन इसके अंदर मैं 6 वीडियो में पूरा चीज़ आप लोगों को दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।